बाहर से एक कमरा, अंदर से 200 कमरे वाला ससुराल। माँ, आप हमेशा बोलती थी ना बेटा शादी कर ले शादी कर ले। माँ, मुझे एक लड़की पसंद आई है, ये है वो। बेटा मैंने तो सोचा था तेरी अरेंज मैरिज करवाऊंगी, लेकिन तूने तो लड़की खुद पसंद कर रखी है। देखने से तो बड़े घर की लग रही है। देख बेटा, मेरे घर में 200 कमरे नहीं है, एक ही कमरा है। अगर बहू लाना तो सोच समझ कर लाना, जो इस एक कमरे के ससुराल में रह सके। माँ, वो बड़े घर की बेटी है, बट उसने कहा मैं रह लूंगी क्योंकि वो मुझसे प्यार करती है। ठीक है, वैसे तो मैं सोच रही थी कि दोनों बेटों की शादी साथ कर दूं, लेकिन करण ने तो ऑलरेडी लड़की देख रखी है। माँ, करण भैया के लिए जो लड़की देखे थे तरुण भैया को दिखा दो ना। लेकिन वो उम्र में बड़ी है। छोड़, मेरे तरुण के लिए भी एक रिश्ता आया था। लड़की वाले भी हमारी तरह गरीब है, लेकिन लड़की सुंदर है। अगले ही दिन सुगंधा जी अपने बेटे करण के साथ श्वेता के घर रिश्ता लेकर पहुंच जाती हैं। जैसे उनकी गाड़ी बड़े से बंगले के सामने रुकती है, सुगंधा जी की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। सामने बहुत बड़ा घर था, बाहर लंबा सा गार्डन, चमचमाती कारें और नौकर इधर उधर काम कर रहे थे। अरे बाप रे करण बेटा, ये लोग तो बहुत बड़े लोग लग रहे हैं। हमारा एक कमरे का घर देखकर क्या सोचेंगे। माँ, आप बस दिल साफ रखना, श्वेता को इन चीजों से फर्क नहीं पड़ता। तभी अंदर से श्वेता अपने माता पिता के साथ बाहर आती है। उसने हल्के गुलाबी रंग का सूट पहना हुआ था। चेहरे पर सादगी थी, लेकिन उसके घर की अमीरी साफ दिखाई दे रही थी। नमस्ते आंटी जी, नमस्ते अंकल जी, आइए ना अंदर। जी जी बेटा। सब लोग बड़े से ड्राइंग रूम में बैठ जाते हैं। वहां एसी चल रहा था, बड़े बड़े सोफे लगे थे। सुगंधा जी बार बार अपने पल्लों को ठीक कर रही थी। उन्हें अपने छोटे से घर की याद आ रही थी। हमें तो करण बहुत पसंद है, हमारी बेटी भी उसे बहुत पसंद करती है। देखो बहन जी, मैं घुमा फिरा कर बात नहीं करती। हमारा बहुत छोटा घर है, सिर्फ एक कमरा। 200 कमरे नहीं है कि आपकी बेटी को ठाट से रख सकूं। जितना होगा उतनी कोशिश करूंगी, लेकिन बाद में कोई शिकायत ना रहे। पूरे कमरे में कुछ पल के लिए सन्नाटा छा जाता है। करण घबराकर श्वेता की तरफ देखने लगता है। आंटी जी, मुझे बड़े घर से नहीं, करण से प्यार है। अगर प्यार सच्चा हो ना तो एक कमरा भी महल लगने लगता है। बेटा, वहाँ बहुत गर्मी होगी, भीड़ होगी, कोई प्राइवेसी नहीं होगी। तुम रह पाओगी? मैं रह लूंगी आंटी जी। अगर करण साथ हो तो सब आसान हो जाएगा। देखा माँ, मैं कह रहा था ना। सुगंधा जी धीरे धीरे मुस्कुरा देती हैं। वहीं दूसरी तरफ श्वेता के माता पिता थोड़े परेशान दिख रहे थे, लेकिन बेटी की खुशी के लिए चुप थे। उसी शाम सुगंधा जी अपने बेटे छोटे तरुण के लिए चित्रा को देखने जाती हैं। चित्रा का घर बहुत छोटा था, मिट्टी की दीवारें, बाहर पुरानी चारपाई और अंदर साधारण सा घर। तभी चित्रा ट्रे में चाय लेकर बाहर आती है। उसने साधारण सा सलवार सूट पहना था, चेहरे पर मासूमियत थी। नमस्ते, चाय लीजिए। अरे कितनी प्यारी लड़की है। माँ, मुझे तो पसंद है। बहन जी, हम गरीब लोग हैं, ज्यादा कुछ दे नहीं पाएंगे। अरे बहन, हमें दहेज नहीं, घर संभालने वाली बहू चाहिए। चित्रा हल्की सी मुस्कुरा देती है। वहीं तरुण उसे देखकर शर्माने लगता है। कुछ ही दिनों बाद दोनों बेटों की शादी एक साथ हो जाती है। छोटा सा घर रोशनी और मेहमानों से भर जाता है। शादी के बाद जब दोनों बहुओं की विदाई होती है तो पूरा मोहल्ला बाहर खड़ा होकर बातें करने लगता है। अरे एक तो इनका एक कमरे का घर, ऊपर से 2 तो बहुएं आ गई हैं। पता नहीं अब ये लोग कैसे रहेंगे, सांस लेने की जगह नहीं होगी। अरे मैं तो सोच रही हूँ रात में सोएंगे कहाँ ये लोग। अमीर बहू तो 2 दिन में भाग जाएगी। हाँ, इतना छोटा घर देखकर होश उड़ जाएंगे उसके। तभी दोनों बहुएं घर के बाहर पहुंचती हैं। छोटा सा टूटा हुआ दरवाजा, अंदर से गर्म हवा आ रही थी। चित्रा तो चुपचाप मुस्कुरा रही थी, लेकिन श्वेता का चेहरा धीरे धीरे उतरने लगा। हे भगवान, इतना छोटा घर, यहाँ मैं कैसे रहूंगी। मैंने तो प्यार में बोल दिया था कि सब संभाल लूंगी, लेकिन यहाँ सरवाइव करना तो बहुत मुश्किल है। सुगंधा जी दोनों बहुओं की आरती उतारती हैं। छोटे से दरवाजे से दोनों बहुएं अंदर आती हैं। अंदर पूरा सामान फैला हुआ था। एक तरफ बर्तन, दूसरी तरफ बिस्तर, कोने में राशन के डिब्बे और ऊपर पंखा जो बहुत धीरे धीरे घूम रहा था। दीदी संभल कर, यहाँ थोड़ा सामान ज्यादा फैला रहता है। हाँ कोई बात नहीं। रात होते होते पूरा घर सोने की तैयारी करने लगता है। बीच में सिर्फ एक पतला सा पर्दा लगाया जाता है। ये पर्दा क्यों लगा रहे हो? उसी के पीछे माँ पापा सोते हैं, इधर हम लोग। मतलब सब एक ही कमरे में? हाँ, हमारा घर छोटा है ना। गर्मी बहुत ज्यादा थी, पंखा भी ठीक से हवा नहीं दे रहा था। बाहर मच्छरों की आवाज आ रही थी। हे भगवान, इतनी गर्मी, सांस भी नहीं ली जा रही है। यहाँ तो ठीक से पैर फैलाने की जगह भी नहीं है। दूसरी तरफ चित्रा आराम से जमीन पर बिछे गद्दे पर सो जाती है।
दीदी आपको नींद नहीं आ रही क्या? नहीं, मुझे बहुत अनकंफर्टेबल लग रहा है। आदत पड़ जाएगी दीदी, मैं तो बचपन से ऐसे ही रही हूँ। श्वेता चुप हो जाती है। उसके चेहरे पर परेशानी साफ दिख रही थी। अगली सुबह पहली रसोई की रस्म थी, लेकिन जब दोनों बहुएं उठती हैं तो पूरा घर बिखरा पड़ा था। जमीन पर कपड़े पड़े थे, कोने में बर्तन रखे थे, आटे का डिब्बा खुला था और रसोई तक सामान फैला हुआ था। अरे इस हालत में खाना कैसे बनेगा? दीदी पहले साफ करते हैं, फिर जल्दी से बना लेंगे। तभी दोनों अपने अपने पल्लू बांधकर सफाई में लग जाती हैं। चित्रा झाड़ू लगाने लगती है, वहीं श्वेता बिखरे हुए बर्तन उठाने लगती है। ओह गॉड, इतने सारे बर्तन, ये सब रात से पड़े हैं क्या? हाँ दीदी, हमारे यहाँ रात में सब थक जाते हैं ना, सुबह ही साफ होते हैं। तभी श्वेता एक डिब्बा उठाती है और उसमें से गेहूं जमीन पर फैल जाता है। अरे अरे, ये क्या हो गया? कोई बात नहीं दीदी, पहली रसोई में थोड़ा बहुत फैल तो रहता है। दोनों मिलकर पूरा घर साफ करने लगती हैं। गर्मी के कारण दोनों के चेहरे पर पसीना बह रहा था। हे भगवान, मैंने तो जिंदगी में इतना काम नहीं किया। अभी तो शुरुआत है दीदी। तभी सुगंधा जी उठकर आती हैं। अरे बहुआ, अभी तक खाना नहीं बना? माँ जी पहले घर साफ कर रहे थे। अरे वाह, तुम दोनों ने तो पूरा कमरा चमका दिया। अभी कुछ देर पहले तक जो घर बिखरा हुआ था अब एकदम साफ दिख रहा था। बर्तन करीने से रखे थे, जमीन चमक रही थी। माँ जी अब खाना बना लेते हैं। बेटा पहली रसोई में सिर्फ हलवा पूरी बनेगा। सिर्फ हलवा पूरी, बाकी सब्जी दाल? बेटा हमारे घर में इतना राशन नहीं है, शाम को रोटी सब्जी बन जाएगी। श्वेता कुछ पल के लिए चुप हो जाती है। उसे पहली बार एहसास होता है कि इस घर की गरीबी कितनी गहरी है। कोई बात नहीं माँ जी, हम बहुत स्वादिष्ट हलवा पूरी बनाएंगे। दोनों बहुएं मिलकर आटा गूंथने लगती हैं। तभी श्वेता के हाथों में आटा चिपक जाता है। अरे ये मेरे हाथ से निकल ही नहीं रहा। दीदी थोड़ा तेल लगा लो, फिर नहीं चिपकेगा। दोनों के बीच धीरे धीरे अपनापन बढ़ने लगता है। चित्रा पूरी बेल रही थी और श्वेता हलवा बना रही थी। चित्रा, तुम इतनी खुश कैसे रहती हो? तुम्हें कभी शिकायत नहीं होती? दीदी गरीब लोग अगर हर चीज की शिकायत करें ना तो जिंदगी काटना मुश्किल हो जाए। श्वेता चुप होकर उसकी बातें सुनने लगती है। हमारे पास पैसे नहीं होते, लेकिन अगर घर वाले अच्छे मिल जाए ना तो वही सबसे बड़ी दौलत होती है। श्वेता की आंखें धीरे धीरे नम होने लगती हैं। शायद मैं अब तक सिर्फ बड़ी जिंदगी देखती आई थी, असली जिंदगी नहीं। कुछ देर बाद पहली रसोई का खाना बनकर तैयार हो चुका था। छोटे से घर में हलवे की मीठी खुशबू और गर्मा गर्म पूड़ियों की महक फैल रही थी। घर के सभी लोग जमीन पर चादर बिछाकर एक साथ बैठ जाते हैं। अरे वाह, आज तो मजा आ गया। इतनी स्वादिष्ट पूरी तो मैंने सालों बाद खाई है। सच में माँ, दोनों भाभीियों ने मिलकर कमाल कर दिया। माँ, अब तो मैं रोज सुबह जल्दी उठ जाऊंगा। कहीं ऐसा ना हो कि भाभी सारा स्वादिष्ट खाना खुद ही खा जाए। देवर जी, हमारे घर में इतना राशन कहाँ है जो हम छुपा कर खा लेंगे। श्वेता, तुमने पहली बार इतना काम किया, फिर भी इतनी अच्छी रसोई बनाई। सच में मुझे तुम पर बहुत गर्व हो रहा है। बस सबके साथ मिलकर काम करने में अच्छा लग गया। खाना खत्म होते ही धीरे धीरे सब अपने अपने काम में निकल जाते हैं। माधव जी फैक्ट्री चले जाते हैं। करण और तरुण भी काम पर निकल जाते हैं। प्रीति कॉलेज के लिए तैयार होने लगती है। कहाँ मेरा इतना बड़ा घर और कहाँ ये एक कमरे का छोटा सा घर। अब जो भी है, मुझे यही जिंदगी जीनी है। तभी चित्रा उसकी तरफ देखती है। वो समझ जाती है कि उसकी जेठानी अंदर ही अंदर परेशान है। क्या हुआ जेठानी जी, आप सुबह से थोड़ी खोई खोई लग रही हो? कुछ नहीं चित्रा, बस मुझे अपने घर की याद आ रही थी। आपका घर बहुत बड़ा होगा ना? श्वेता की आंखों के सामने उसका पुराना घर घूमने लगता है। बड़ा सा बंगला, चमचमाती गाड़ियां, अलग अलग कमरे, नौकर इधर उधर घूम रहे थे। चित्रा, हमारे घर में इतने कमरे थे कि कभी कभी मैं खुद भूल जाती थी कि कौन सा कमरा किस लिए। एक कमरा सिर्फ गेमिंग के लिए था, वहाँ बड़े बड़े गेम्स लगे थे। एक अलग स्टडी रूम था जहाँ मैं पढ़ाई करती थी। एक कमरा सोने के लिए, डाइनिंग रूम अलग, और एक पूरा कमरा सिर्फ कपड़ों से भरा रहता था। मेरे जूते रखने के लिए भी अलग जगह थी। अरे बाप रे, इतना बड़ा घर। हाँ, और यहाँ देखो, एक कमरे में पूरा परिवार। कभी कभी मुझे समझ ही नहीं आता कि मैं कहाँ बैठूं। हमारे यहाँ तो 2 ही कमरे थे जेठानी जी, लेकिन ससुराल में तो एक ही है। अब जो है उसी में एडजस्ट करना पड़ेगा ना। हाँ, शायद तुम सही कह रही हो। तभी सुगंधा जी बाहर से आवाज लगाती हैं। बहुओं, दोपहर का खाना भी बना लो, अभी सब लोग आते ही होंगे। चलिए जेठानी जी, काम शुरू करते हैं। दोनों बहुएं छोटे से रसोई वाले कोने में पहुंच जाती हैं। वहां इतनी गर्मी थी कि खड़े होना भी मुश्किल लग रहा था। चूल्हे की गर्मी, ऊपर से टीन की छत और बंद कमरा, पूरा घर तंदूर जैसा लग रहा था। हे भगवान, यहाँ तो सांस लेना भी मुश्किल है। आदत पड़ जाएगी जेठानी जी।
दोनों सब्जी काटने लगती हैं। उनके चेहरे से लगातार पसीना टपक रहा था, कपड़े तक भीग चुके थे। मेरे हाथ से चाकू भी फिसल रहा है। इतनी गर्मी में लोग काम कैसे करते हैं यहाँ? हम गरीब लोगों के पास एसी नहीं होता ना, इसीलिए पसीना ही हमारा साथी है। तभी सुगंधा जी अंदर आती हैं। अरे बहुओं, बहुत गर्मी लग रही है क्या? नहीं माँ जी, बस थोड़ा पसीना आ रहा है। पूरा परिवार जब शाम में एक साथ बैठता था तो घर में बैठने तक की जगह नहीं बचती थी। कोई बिस्तर पर बैठता, कोई जमीन पर, कोई दरवाजे के पास। अरे भाभी, जरा पैर समेट लो ना, मुझे किताब रखने की जगह ही नहीं मिल रही। इस घर में अगर कोई छींक भी देना तो सबको पता चल जाता है। अरे बेटा, हमारा घर छोटा जरूर है लेकिन दिल बड़े हैं। ऐसे ही धीरे धीरे कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन प्रीति की दोस्त पायल उससे मिलने आती है। अरे प्रीति, कितने दिनों बाद मिल रहे हैं हम। आजा, यहाँ बैठ। दोनों छोटे से सिंगल बेड पर बैठकर बातें करने लगती हैं। थोड़ी देर बाद वहीं किताबें खोलकर पढ़ाई भी करने लगती हैं। तभी श्वेता पानी लेकर आती है और दोनों को एक छोटे से बेड पर बैठे देखकर हैरान रह जाती है। हे भगवान, ये छोटा सा घर, उसमें भी ननद जी ने दोस्त बुला लिए। यहाँ तो खड़े होने की भी जगह नहीं है। पायल के जाने के बाद श्वेता सोच में पड़ जाती है। चित्रा, मुझे लगता है हमें पूरा घर थोड़ा समेटना चाहिए। अगर सामान सही से रखा जाए ना तो जगह बन सकती है। कैसे जेठानी जी? देखो, ये कपड़े ऐसे फैले रहते हैं, इन्हें सही से रखना चाहिए। ये दोनों बेड अलग अलग रखें, इन्हें जोड़ देंगे तो जगह बचेगी और रसोई का सामान ऊपर लगाना चाहिए। लेकिन हमारे घर में तो अलमारी भी नहीं है, सामान रखेंगे कहाँ? कुछ ना कुछ जुगाड़ तो कर ही लेंगे। अगले ही पल दोनों बहुएं काम में लग जाती हैं। दोनों अलग अलग कोनों में रखे बेड को खिसकाने लगती हैं। अरे जेठानी जी, ये बेड तो बहुत भारी है। जिम जाने का फायदा आज का हमारा है, चलो धक्का लगाओ। दोनों बड़ी मुश्किल से दोनों बेड को जोड़कर एक कोने में लगा देती हैं। उसके ऊपर साफ चादर बिछा देती हैं। अब घर में थोड़ा चलने फिरने की जगह बन गई थी। अरे वाह, सच में कितना स्पेस लग रहा है। अब देखा, थोड़ा दिमाग लगाओ तो छोटा घर भी बड़ा लगने लगता है। अब दोनों रसोई की तरफ जाती हैं। वहां सारे डिब्बे जमीन पर फैले हुए थे। आटा, चावल, दाल सब नीचे रखा था। अगर ये सब ऊपर रख दे तो काफी जगह बच जाएगी। तभी वो बाहर से एक पुरानी लकड़ी की पटरी उठा लाती हैं। ये कहाँ से मिली? बाहर पड़ी थी, अभी हमारी नई शेल्फ बनेगी। दोनों बहुएं मिलकर दीवार में कील ठोकती हैं। बड़ी मुश्किल से लकड़ी की पटरी लगा देती हैं। अब सारे डिब्बे करीने से ऊपर सज जाते हैं। अरे वाह, अब तो रसोई बड़ी लग रही है। फिर दोनों चूल्हा उठाकर छोटे से प्लेटफॉर्म पर रख देती हैं। लेकिन जैसे ही चूल्हा जलता है, धुआं पूरे घर में फैल जाता है। अरे भाभी, आंखों में जलन हो रही है। यही दिक्कत है बेटा, धुआं बाहर नहीं जाता। कोई बात नहीं माँ जी, धीरे धीरे सब ठीक कर देंगे। अगले दिन श्वेता कपड़े सुखाने जाती है। तभी उसकी नजर बाहर पड़ी टूटी हुई पुरानी अलमारी पर जाती है। चित्रा, इधर आओ जल्दी। क्या हुआ जेठानी जी? देखो ये अलमारी। अरे ये तो कबाड़ है। अब देखना, यही कबाड़ हमारे घर की शान बनेगा। वो करण से बाजार से पेंट मंगवाती है। इतनी पुरानी अलमारी का क्या करोगी? सरप्राइज मिलेगा। दोनों बहुएं मिलकर अलमारी साफ करने लगती हैं। वहीं कील ठोकती, कहीं कपड़ा मारती, फिर दोनों पेंट करने लगती हैं। जेठानी जी, मेरे हाथ भी नीले हो गए। कोई बात नहीं, मेहनत का रंग है। कई घंटों की मेहनत के बाद टूटी हुई अलमारी बिल्कुल नई जैसी दिखने लगती है। दोनों उसे घर के अंदर रखती हैं और सारे कपड़े, बर्तन और फैला हुआ सामान उसके अंदर जमा देती हैं। अब घर पहले से बिल्कुल अलग लग रहा था, साफ सुथरा, व्यवस्थित, खुला खुला। अरे बहुओं, तुम लोगों ने तो घर की शक्ल ही बदल दी। अरे अब तो हमारा घर भी बड़ा लगने लगा है। सच में भाभी, अब पढ़ाई करने में भी मजा आएगा। श्वेता पूरे घर को देखकर मुस्कुराती है। भले ही हमारा ससुराल एक कमरे का है, लेकिन इसकी फैसिलिटीज हम 200 कमरे से कम की नहीं बनाएंगे, ताकि हम सब यहाँ आराम से रह सकें। बिल्कुल जेठानी जी। रात में जब सब सोते हैं तो गर्मी फिर बहुत बढ़ जाती है। दोनों बहुएं हाथ वाला पंखा चलाते चलाते थक जाती हैं। करण, पूरी रात हाथ पंखा चलाते चलाते हाथ दर्द करने लगा। तो क्या करें? अगर एक टेबल फैन आ जाए ना तो थोड़ी राहत मिल जाएगी। अगले दिन करण और तरुण दोनों मिलकर पैसे जोड़ते हैं और घर में एक छोटा सा टेबल फैन लेकर आते हैं। अरे वाह, नया फैन! अब तो रात में चैन की नींद आएगी। रात में दोनों बहुएं फैन के सामने सोती हैं। हवा भले कम थी, लेकिन उनके चेहरों पर सुकून था। अब थोड़ा अच्छा लग रहा है। देखा जेठानी जी, धीरे धीरे हमारा घर भी बदल रहा है। आसपास की औरतें भी ये सब देख रही थी। सोचने वाली बात है, इतनी अमीर घर की बहू होकर भी कैसे गुजारा कर रही है। और देखो, घर को कितना सुंदर बना दिया। सच में बहुएं अगर समझदार हो तो छोटा घर भी स्वर्ग बन जाता है।
दिन धीरे धीरे बीत रहे थे। दोनों बहुएं छोटे से घर को संभालने की पूरी कोशिश कर रही थी। घर अब पहले से साफ और व्यवस्थित लगने लगा था, लेकिन परेशानियां अभी भी खत्म नहीं हुई थी। सबसे बड़ी परेशानी थी उस छोटे से घर की घुटन और चूल्हे का धुआं। दोपहर का समय था, बाहर सूरज आग बरसा रहा था। टीन की छत इतनी गर्म हो चुकी थी कि पूरा घर तंदूर जैसा महसूस हो रहा था। हे भगवान, ऐसा लग रहा है जैसे मैं घर में नहीं किसी भट्टी में खड़ी हूँ। जेठानी जी जरा धीरे धीरे सांस लीजिए, नहीं तो चक्कर आ जाएगा। तभी चूल्हे का काला धुआं सीधा श्वेता की आंखों में चला जाता है। आह, मेरी आंखें। उसकी आंखों से लगातार आंसू निकलने लगते हैं। अरे जेठानी जी रुको, मैं पानी लाती हूँ। इतना धुआं, सांस भी नहीं ली जा रही है, आंखें जल रही हैं। कैसे रहती थी माँ जी इतने साल यहाँ। चित्रा उसके चेहरे पर पानी के छींटे मारती है। गरीब लोगों की जिंदगी ऐसी ही होती है जेठानी जी, यहाँ आराम नहीं बस गुजारा होता है। श्वेता चुप हो जाती है। उसके चेहरे पर दर्द साफ दिख रहा था। दोपहर में जब सब लोग अपने काम पर चले जाते हैं तो दोनों बहुएं थोड़ी देर आराम करने की कोशिश करती हैं, लेकिन छोटे से घर में इतनी गर्मी होती है कि लेटना भी मुश्किल हो जाता है। हे भगवान, ये घर तो सच में तंदूर है। यहाँ तो पंखे की हवा भी गर्म लगती है। उसके माथे से पसीना लगातार बह रहा था, कपड़े तक भीग चुके थे। जेठानी जी बाहर दरवाजे के पास बैठ जाते हैं, अंदर तो और गर्मी है। दोनों बहुएं घर के बाहर छोटी सी चौखट पर जाकर बैठ जाती हैं। बाहर भी गर्म हवा चल रही थी, लेकिन अंदर की घुटन से थोड़ी राहत थी। कभी कभी लगता है कोई चमत्कार हो जाए और हमारा घर थोड़ा बड़ा हो जाए, थोड़ा खुला हो जाए। चमत्कार तो फिल्मों में होते हैं जेठानी जी, हमारी जिंदगी में तो बस मेहनत होती है। रात का समय सबसे ज्यादा अजीब होता था। दोनों बहुओं ने जो 2 बेड जोड़कर एक बड़ा बेड बनाया था, उस पर सुगंधा जी, माधव जी और प्रीति जी सो जाते हैं। बाकी करण, तरुण और दोनों बहुएं नीचे जमीन पर गद्दा बिछाकर सोते थे। करण, मेरे हाथ पैर अकड़ गए, जमीन पर सोने की आदत ही नहीं है। अरे बस थोड़ा समय और श्वेता, सब ठीक हो जाएगा। पता नहीं कब, कभी कभी लगता है मैं सपना देख रही हूँ जहाँ मेरा इतना बड़ा घर था और अब यहाँ जमीन पर सो रही हूँ। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें वापस तुम्हारे मायके छोड़ आता हूँ। मैं नहीं चाहता तुम इतना परेशान हो। नहीं करण, मैंने तुमसे प्यार किया है, तुम्हारी गरीबी से नहीं डरूंगी, लेकिन हाँ कभी कभी बहुत मुश्किल लगता है। करण उसका हाथ पकड़ लेता है। अरे एक दिन सब बदल जाएगा। अगले ही दिन श्वेता फिर से घर को बेहतर बनाने में लग जाती है। वो बाहर से कुछ लकड़ी की प्लाई लेकर आती है। जेठानी जी अब इसका क्या करोगी? घर में बैठने की जगह नहीं होती ना, अब हम अपना सोफा बनाएंगे। अरे वाह, अब हमारा घर अमीरों वाला लगेगा। दोनों बहुएं मिलकर लकड़ी को साफ करती हैं, कपड़ा बिछाती हैं और छोटे छोटे गद्दे रख देती हैं। कुछ घंटों की मेहनत के बाद छोटा सा सोफा तैयार हो जाता है। अरे वाह भाभी, अब तो हमारा घर सच में बदल गया। अरे अब मेहमान आएंगे तो जमीन पर नहीं बैठेंगे। मेरी बहुएं तो घर को महल बना रही हैं। अब दोनों बहुएं हर दिन कुछ न कुछ नया करती थी। कहीं कपड़े टांगने की नई जगह, कहीं बर्तन रखने की नई शेल्फ, कहीं पुरानी चीजों से सजावट। एक कमरे में ही उन्होंने सारी सुविधाएं बनाने की कोशिश शुरू कर दी थी। देखना चित्रा, एक दिन हमारा ये छोटा सा घर सबसे सुंदर लगेगा और लोग कहेंगे कि एक कमरे में भी लोग खुशी से रह सकते हैं। ऐसे ही दिन गुजरते जा रहे थे। एक दिन दोनों बहुएं पूरे घर की सफाई कर रही थी। दीवार पर एक बहुत पुराना बड़ा सा पोस्टर लगा हुआ था। ये पुराना पोस्टर कितना गंदा लग रहा है, इसे हटाकर मैं जाला साफ कर देती हूँ। हाँ जेठानी जी, निकाल दीजिए। जैसे ही श्वेता पोस्टर का किनारा पकड़कर उसे हटाती है, उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। चित्रा, ये क्या है? क्या हुआ? पोस्टर के पीछे एक बड़ा सा लकड़ी का दरवाजा छिपा हुआ था। अरे यहाँ दरवाजा? लेकिन ये दरवाजा यहाँ क्यों छिपाया गया था? दोनों बहुएं एक दूसरे की तरफ देखने लगती हैं। उनके दिल जोर जोर से धड़क रहे थे। कहीं इसमें भूत वूत तो नहीं? अरे नहीं, चलो खोलकर देखते हैं। दोनों धीरे धीरे दरवाजे को धक्का देती हैं। दरवाजा जोर की आवाज के साथ खुलता है। अंदर घुप अंधेरा था, धूल उड़ रही थी। जेठानी जी, मुझे डर लग रहा है, मेरे पीछे आओ। जैसे ही दोनों अंदर जाती हैं, उनके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। सामने एक बहुत बड़ा हॉलवे था और उसके दोनों तरफ कमरे ही कमरे। हे भगवान, इतने सारे कमरे! दोनों आगे बढ़ती जाती हैं। हर तरफ दरवाजे, बड़े बड़े कमरे, कुछ में पुराने फर्नीचर, कुछ बिल्कुल खाली। ये कैसे हो सकता है? जेठानी जी, ये तो किसी हवेली जैसा लग रहा है। दोनों कमरे गिनने की कोशिश करती हैं, लेकिन गिनती ही भूल जाती हैं। चित्रा, यहाँ तो लगभग 200 कमरे होंगे।
उससे कम तो बिल्कुल नहीं लग रहे। लेकिन माँ जी ने तो कहा था कि हमारा सिर्फ एक कमरे का घर है। मतलब हमसे झूठ बोला गया। हम यहाँ इतने दिनों से घुट घुट कर रह रहे थे और पीछे इतना बड़ा घर छिपा रखा था। तभी पीछे से किसी के कदमों की आवाज आती है। तुम दोनों यहाँ क्या कर रही हो? दोनों बहुएं पलट कर देखती हैं। सुगंधा जी का चेहरा डर से पीला पड़ चुका था। माँ जी, ये सब क्या है? आपने हमसे झूठ क्यों बोला? सुगंधा जी तुरंत भागकर दरवाजा बंद कर देती हैं। अब उस बड़े कमरे में सिर्फ सुगंधा जी और दोनों बहुएं थीं। माँ जी, हम इतने दिनों से एक कमरे में घुट रहे थे, गर्मी में जल रहे थे, जमीन पर सो रहे थे और आपके पास 200 कमरों का घर था। आपने ऐसा क्यों किया? माँ जी, अगर इतने कमरे थे तो हम सबको वहाँ क्यों नहीं रहने दिया? क्या आपको हमारा स्ट्रगल देखकर मजा आता था? मैं अपने बड़े घर को छोड़कर यहाँ आई। मैंने खुद को बदला, मैंने इस घर को सजाया और आप हमसे इतना बड़ा सच छिपाती रही। सुगंधा जी की आंखों में आंसू बहने लगते हैं। नहीं बहू, ऐसी बात नहीं है। तुम लोग जो सोच रही हो वैसा कुछ नहीं है। तो फिर सच क्या है माँ जी? आखिर आपने ऐसा क्यों किया? सुगंधा जी वहीं जमीन पर बैठ जाती हैं। उनकी आंखों के सामने पुरानी यादें घूमने लगती हैं। आज मैं तुम्हें वो सच बताऊंगी जो मैंने सालों से सबसे छुपा कर रखा है। कई साल पहले उसी इलाके में एक बहुत बड़ा आलीशान बंगला हुआ करता था। दूर दूर तक उस घर की चर्चा होती थी। बड़े बड़े झूमर, संगमरमर की सीढ़ियां, बाहर लंबा सा गार्डन, घोड़े, गाड़ियां और नौकर चाकर। पूरे इलाके में माधव जी और सुगंधा जी का नाम सबसे अमीर लोगों में लिया जाता था। अरे वाह, क्या किस्मत है सुगंधा की, इतना बड़ा बंगला, इतने नौकर। और सुना है पीछे 200 कमरों की नई हवेली भी बनवा रहे हैं। हाँ, इनके पास तो पैसों की कोई कमी ही नहीं है। उस समय सुगंधा जी बहुत शान से रहा करती थी। रेशमी साड़ियां, हाथों में सोने के कंगन और चेहरे पर अलग ही रौब था। अरे सुनो, मेहमानों के लिए ऊपर वाले हॉल में खाना लगवा दो और हाँ, झूमर अच्छे से साफ होना चाहिए। जी मालकिन। तभी माधव जी बाहर से आते हैं। उनके पीछे दो आदमी बड़े बड़े बैग लेकर चल रहे थे। सुगंधा, जरा अंदर चलो। क्या बात है जी, आज बड़े खुश लग रहे हैं। माधव जी कमरे का दरवाजा बंद कर देते हैं। आज बैंक से 1 करोड़ रुपए निकाले हैं और ये कुछ नए गहने भी हैं। इन्हें संभाल कर तिजोरी में रख दो। जैसे बैग खुलते हैं, नोटों की गड्डियां और चमचमाते गहने देखकर सुगंधा जी की आंखें चमक उठती हैं। अरे इतना सारा पैसा! संभाल कर रखना, आजकल आसपास बहुत चोरियां हो रही हैं। हाँ, मैंने भी सुना है, सामने वाले शर्मा जी के घर में भी चोरी हुई थी। हाँ, जमाना बहुत खराब हो गया है सुगंधा, लोग अमीरों को देखकर चलते हैं। सुगंधा जी तिजोरी खोलती हैं और सारा पैसा और गहने अंदर रख देती हैं। बाहर दूसरी तरफ मजदूर 200 कमरों वाली हवेली बनाने में लगे थे। अरे मालिक, ऊपर वाले हिस्से का काम भी पूरा होने वाला है। जल्दी काम खत्म करो। मैं चाहता हूं मेरा परिवार इस शहर की सबसे बड़ी हवेली में रहे। धीरे धीरे हवेली तैयार होने लगती है, लेकिन उसी दौरान पूरे इलाके में डाकुओं का आतंक बढ़ने लगता है। कल रात चौधरी साहब के घर भी डाका पड़ गया। कहते हैं डाकू सब कुछ लूटकर घर में आग लगा देते हैं। रात का समय था। सुगंधा जी अपने कमरे में बैठी थी। बाहर तेज बारिश हो रही थी। जी, मुझे बहुत डर लग रहा है। इतने पैसे और गहने घर में रखना ठीक तो है ना? अरे डरो मत, हमारे घर में इतने नौकर हैं, कोई कुछ नहीं कर पाएगा। तभी अचानक बाहर घोड़ों की तेज आवाज आती है। मालिक, मालिक, डाकू आ गए। हे भगवान! अगले ही पल दरवाजा जोर से टूट जाता है। चेहरे पर कपड़ा बांधे कई डाकू अंदर घुस आते हैं। जो कुछ भी है सब निकाल दो, नहीं तो किसी को जिंदा नहीं छोड़ेंगे। मत करो, जो चाहिए ले जाओ। तुम लोग जानते हो मैं कौन हूँ? अरे आज तेरी अमीरी ही तेरी दुश्मन बन गई मालिक। डाकू पूरे घर में तोड़फोड़ शुरू कर देते हैं। कोई अलमारी तोड़ रहा था, कोई तिजोरी। सुगंधा जी रोते हुए बच्चों को सीने से लगाई खड़ी थी। भगवान के लिए हमें छोड़ दो। डाकुओं को तिजोरी मिल जाती है। सरदार, यहाँ तो करोड़ों का माल है, सब उठा लो। कुछ ही मिनटों में सारा पैसा, गहने और कीमती सामान लूट लिया जाता है। तभी डाकू पूरे घर में पेट्रोल छिड़कने लगते हैं। अरे क्या कर रहे हो? अरे ताकि दोबारा कोई अमीरी का घमंड न करे। अगले ही पल पूरा बंगला आग की लपटों में घिर जाता है। जल्दी बाहर भागो। पूरा परिवार जैसे तैसे जान बचाकर बाहर निकल जाता है। सामने उनका करोड़ों का बंगला जल रहा था। सुगंधा जी वहीं जमीन पर बैठकर रोने लगती हैं। हमारा घर, हमारी मेहनत सब खत्म हो गया। करोड़ों की संपत्ति एक रात में राख हो गई। तभी माधव जी की नजर पीछे बन रही 200 कमरों वाली हवेली पर पड़ती है, जो अभी पूरी तरह तैयार नहीं हुई थी, लेकिन सुरक्षित बच गई थी।
अच्छा हुआ हवेली पीछे बन रही थी, वरना हमारे पास कुछ भी नहीं बचता। कुछ दिनों बाद पूरा परिवार उस नई हवेली में रहने पहुंचता है, लेकिन अब उनके दिल में डर बैठ चुका था। जी अगर लोगों को पता चला कि हम फिर इतने बड़े घर में रह रहे तो वो डाकू दोबारा आ जाएंगे। सही कह रही हो, आजकल इस इलाके में बहुत चोरी हो रही है। मैं अब वो सब दोबारा नहीं सह सकती, अपनी आंखों के सामने घर जलते नहीं देख सकती। तभी माधव जी के दिमाग में एक योजना आती है। क्यों ना हवेली के आगे एक छोटा सा एक कमरे का घर बनवा दे, ताकि लोगों को लगे कि हम गरीब हैं। मतलब हम बाहर छोटे घर में रहेंगे? हाँ, और अंदर की हवेली का राज सिर्फ हमारे परिवार को पता होगा। अगले दिन मजदूर हवेली के सामने छोटा सा एक कमरे का घर बनाना शुरू कर देते हैं। अरे मालिक, इतना बड़ा महल पीछे और सामने इतना छोटा घर। जितना कहा है उतना करो, ज्यादा सवाल मत पूछो। कुछ ही दिनों में छोटा सा घर तैयार हो जाता है। बाहर से देखने पर ऐसा लगता था जैसे कोई गरीब परिवार रहता है, लेकिन उसी छोटे से घर के पीछे छिपी थी 200 कमरों की आलीशान हवेली। धीरे धीरे पूरे इलाके में खबर फैल जाती है कि माधव जी अब गरीब हो चुके हैं। देखा समय कैसे बदलता है, कभी महल में रहते थे, अब एक कमरे में। ये बेचारे, सब कुछ लुट गया। लेकिन किसी को नहीं पता था कि असली हवेली अभी भी पीछे मौजूद है। सुगंधा जी की आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। तब से हम लोग इसी एक कमरे में रहने लगे ताकि किसी को हमारी सच्चाई ना पता चले। हमने अपनी अमीरी छिपा ली, लेकिन अपना परिवार बचा लिया। दोनों बहुएं सुन्न खड़ी थीं। माँ जी, आपने अपने जीवन में इतना कुछ सहा और कभी किसी को बताया तक नहीं। हम तो सोच भी नहीं सकते आपके सामने आपका घर जल गया, आपकी सारी दौलत खत्म हो गई। उस दिन के बाद मुझे अमीरी से डर लगने लगा बहुओं, इसीलिए मैंने तुम लोगों को भी सच्चाई नहीं बताई। धीरे धीरे से श्वेता सुगंधा जी का हाथ पकड़ लेती है। माँ जी, अब ये राज हमारा भी राज है, हम किसी को कुछ नहीं बताएंगे और हम उसी एक कमरे में खुशी खुशी रहेंगे। सुगंधा जी भावुक होकर दोनों बहुओं को गले लगा लेती हैं। अगले दिन से धीरे धीरे पूरा परिवार हवेली के कमरे खोलना शुरू करता है। जैसे ही पहला कमरा खुलता है, दोनों बहुओं की आंखें चमक उठती हैं। अंदर बड़ा सा बेडरूम, मुलायम बिस्तर, बड़े झूमर, सुंदर पर्दे। हे भगवान, ये तो किसी 5 स्टार होटल जैसा है। चिठानी जी, यहाँ तो हवा भी कितनी ठंडी है। दूसरा कमरा खुलता है, वहाँ बड़ी बड़ी अलमारियां, महंगे कपड़े, नए जूते और साड़ियां रखी थी। इतने सारे कपड़े, लगता है माँ जी ने सब संभाल कर रखा था। तीसरा कमरा खुलता है, वहाँ बड़ी डाइनिंग टेबल, सुंदर बर्तन, चमचमाती रसोई। अब हमें धुएं वाले चूल्हे पर खाना नहीं बनाना पड़ेगा। धीरे धीरे हर कमरा खुलता जाता है। कहीं लाइब्रेरी, कहीं गेस्ट रूम, कहीं गेमिंग रूम, कहीं पूजा घर। भाभी, यहाँ तो पूरा महल है। और हम इतने दिनों से एक कमरे में पसीना बहा रहे थे। लेकिन उसी एक कमरे ने हमें साथ रहना सिखाया। अब परिवार कभी एक कमरे में रहता, कभी हवेली के अंदर, लेकिन बाहर वालों के सामने आज भी वही छोटा सा एक कमरे का घर दिखाई देता था। और उस छोटे से घर के पीछे छिपा था उनका 200 कमरों वाला असली ससुराल। धीरे धीरे पूरा परिवार 200 कमरों वाली हवेली के अंदर जाने लगा था, लेकिन इतने बड़े घर को देखकर दोनों बहुओं के होश उड़ जाते थे। हर कमरे में धूल जमी हुई थी, क्योंकि सालों से कई कमरे बंद पड़े थे। हे भगवान, माँ जी, ये तो बहुत ज्यादा कमरे हैं। एक कमरा साफ करो तो दूसरा गंदा दिखने लगता है। अगर 200 कमरों का मजा लेना है तो शायद पूरी जिंदगी सफाई में ही निकल जाएगी। जेठानी जी, मेरे तो हाथ जवाब दे गए। इतने बड़े घर में तो आवाज भी गूंज रही है। हम दोनों से तो ये हवेली संभलने वाली नहीं। अरे बहुओं, अब 200 कमरों का मजा लेना है तो थोड़ी मेहनत तो करनी पड़ेगी ना। माँ जी, एक कमरे के घर में रहना आसान था, यहाँ तो पूरा महल संभालना पड़ रहा है। तभी सुगंधा जी धीरे से दोनों हाथों से ताली बजाती हैं। अगले ही पल पीछे बड़े दरवाजे से 2 नौकर अंदर आते हैं। जी मालकिन, बुलाया आपने? अरे, यहाँ नौकर भी हैं? हाँ बहुओं, ये लोग सालों से अंदर ही रहते हैं और हवेली की देखभाल करते हैं, बस बाहर किसी को पता नहीं चलने देते। बहू जी, आपको सफाई करने की जरूरत नहीं है, ये हमारा काम है। लेकिन ये लोग आते कहाँ से हैं? इस हवेली का दूसरा एंट्री एग्जिट भी है, ताकि किसी को पता ना चले कि ये हमारा ही घर है। दोनों बहुएं एक दूसरे को देखकर मुस्कुरा देती हैं। अब बाहर से वो एक कमरे का छोटा सा ससुराल दिखता था, लेकिन अंदर पूरा परिवार 200 कमरों के आलीशान हवेली का मजा लेते हुए खुशी खुशी रहने लगा था।